सो हाई ऑल, दिस इज निर्माण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चेन रूल। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है चेन रूल और क्या है वो एक सिंपल तरीका जिसको फॉलो करके आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। So let's get started with chain rule. Chain rule में I'll get started with निर्वाण सर के लाइफ लेसन्स। सिर्फ 2 लाइफ लेसन्स मुझे इसमें बताने हैं आपको, जिसके बेसिस पे आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है एज सच, है ना। सिर्फ आपको एक मेथड समझ लेना है। आपको बहुत सारी जगह चेन रूल के फार्मूलाज देखने मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा बताया हुआ एक मेथड याद रखना है और उस एक मेथड के बेसिस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो भी चेन रूल के ऊपर बनते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो वीडियो कोई बहुत लंबा नहीं होने वाला, मैं सीधा ऑन टू द पॉइंट आऊँगा, सीधी बात करूँगा और फटाफट से इसको ख़त्म करूँगा। सो सबसे पहले वी विल गेट स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग प्रोपोर्शनैलिटीज़। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या होती है प्रोपोर्शनैलिटीज़, है ना। जैसे हमको प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आ जाएगी, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊँगा और इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे, राइट। क्या होता है प्रोपोर्शनैलिटी, ध्यान से देखेंगे। प्रोपोर्शनैलिटीज़ 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली एक होती है डायरेक्ट और दूसरी एक होती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को ही हम इन्वर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्स, सही है। तो एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, एक है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसके बारे में आप सभी ने सुना हुआ होगा, हम 9th-10th स्टैंडर्ड से चालू कर देते हैं, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं, जैसे आपने रेजिस्टेंस वगैरह के ओम्स लॉ वगैरह में काफ़ी जगह देखा होगा, या ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में होता है कि दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू दैट, सो देयरफॉर फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, राइट। यही प्रोपोर्शनैलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका मीनिंग क्या होता है फटाफट से बता देता हूँ। सो सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। लेट्स से मेरे पास में m चॉकलेट्स है, राइट। m चॉकलेट्स है मेरे पास। अब m चॉकलेट्स तो मेरे पास है और मुझे हर एक चॉकलेट का प्राइस भी पता है। मुझे पता है कि हर एक चॉकलेट 5 रुपये की पड़ रही है। तो टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को टू बाय द चॉकलेट्स, उसको मैं मान लेता हूँ n, है ना। तो n रुपीज़ में मुझे m चॉकलेट्स मिलती है। अब यहाँ पर ये m और n दोनों मैंने वेरिएबल रखे हैं ना, तो m और n की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ से आप देखो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स बढ़ती चली जाएगी, आपको जो टोटल पैसे देना है शॉपकीपर को वो भी बढ़ते चले जाएगा, सही है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा चॉकलेट्स आप खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है। तो इसलिए ऐसे टाइप के जो रिलेशंस होते हैं जहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है और पहली क्वांटिटी घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटती है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और मैं इसको लिख देता हूँ m इज़ प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही m और n में से कोई एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी को भी ऑटोमेटिकली बढ़ना पड़ेगा, राइट। और उसी तरीके से एक क्वांटिटी अगर घटेगी तो दूसरे को भी घटना पड़ेगा। इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलता हूँ, राइट। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल, कोई काम ख़त्म करने का, राइट। तो लेट्स से मेरे पास में x men है जो काम को फिनिश करने वाले हैं, राइट। और लेट्स से मैंने d डेज़ लिए उस काम को ख़त्म करने के लिए, सही है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ men बढ़ाते चले जाऊँगा तो मेरा वही काम ख़त्म होने के लिए जो मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ लगेंगे वो कम लगेंगे, राइट। इसका मतलब अगर 5 लोग किसी काम को फिनिश कर रहे हैं लेट्स से 5 दिन में, तो अगर मैं 10 लोग कर दूंगा तो वो काम मेरा 2.5 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, है ना। मैंने लोग डबल कर दिए तो मेरा काम ख़त्म होने वाला जो टाइम है वो आधा हो गया। इससे मुझे क्या पता चला, यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा x इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d। और ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी को मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, राइट। और जब एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशन चल रहा है, इसलिए मैं इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलता हूँ, राइट। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कहाँ हम चीज़ों को डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट बोलते हैं और कहाँ हम चीज़ों को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको समझ में आ जाए तो जस्ट इसके बेसिस पे हम चेन रूल का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे, राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा चेन रूल का। फॉर्मूला एज सच मैं आपको कोई एक फार्मूला बना के नहीं देने वाला कि ये एक फार्मूला है जिसको आप रट लो और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन के लिए फार्मूला डेवलप कर सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं जो एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक सिचुएशन जहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क है जो ख़त्म करना है, राइट। लेट्स से मुझे टॉयज़ बनाने,
राइट। मुझे क्या करना है, टॉयज़ बनाने, मुझे खिलौने बनाने, और उसके लिए मैं कितनी चीज़ों को कंसिडर करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में, उसको ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से मेरे पास m नंबर ऑफ मेन है या टॉय मैन है जो टॉयज़ बनाएंगे, है ना। लेट्स से मेरा हर जो मैन है वो टी टाइम, हर मैन जो है वो टी टाइम काम कर रहा है पर डे, टाइम पर डे, सही है। तो हर दिन टी आवर्स हर एक इंसान काम कर रहा है, राइट। फिर मैं बोल देता हूँ लेट्स से इसके लिए मैं डी डेज़ लगाऊंगा, है ना। तो ये क्या है, डी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डेज़, कितने दिनों तक काम किया, और डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब बेसिकली मैंने कितने नंबर ऑफ खिलौने बना लिए, राइट। तो ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे मैं इवैल्यूएट करना चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, किस तरीके से वेरिएशन होगा, कैसे मैं 2 डिफरेंट सिचुएशंस को, इसी पर्टिकुलर सिनारियो के 2 डिफरेंट सिचुएशंस को मैं कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। मैंने आपको एक चीज़ बताई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली, राइट। यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से देखना इस बात को। जब भी कभी मैं बोलता हूँ कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू B, यहाँ पे मैंने बोला A और B एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, राइट। अब A और B जब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मैं जनरली क्या करता हूँ, A इज़ इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K और B लिख देता हूँ, सही है, जैसा हम आज तक बचपन से करते आए हैं। यहाँ पर देखना, जब कभी कोई चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो मैं उन दोनों चीज़ों को इक्वल टू साइन के 2 अलग अलग साइड लिख रहा हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो मैं फॉर्मूला बनाऊँगा यहाँ पर, उसमें ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है, राइट। ध्यान से समझना, मैंने बोला जब A और B एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो A और B इक्वल टू साइन के अलग अलग साइड्स पर आएंगे, है ना। इक्वल टू साइन के एक साइड में A रहेगा तो दूसरे साइड में B रहेगा। वहीं पर अगर A और B में इन्वर्स रिलेशन होता, मतलब अगर A वुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू 1/B, उस केस में क्या होता, आई वुड हैव रिटन AB इज इक्वल्स टू K। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में A और B दोनों सेम साइड में होते। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि जब कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको मिले तो आपको दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल टू साइन के अलग अलग एंड्स पर रखना है, और जब भी कभी आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मिले आपको A और B दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ रखना है इक्वल टू के किसी एक साइड, सही है। सर ये क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। हम आ जाते हैं वापस से हमारे सिचुएशन के ऊपर, जहाँ पे मैंने बोला लेट्स से देयर आर m men जो टॉयज़ बनाने वाले हैं, t टाइम पर डे वो काम कर रहे हैं, D इज़ द नंबर ऑफ डेज जितने दिन वो काम करेंगे, और W इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे डू, या फिर नंबर ऑफ टॉयज़ उनने जितने बनाए, सही है। ध्यान से समझना इस बात को। मैं क्या करूँगा, जब मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है चेन रूल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक इक्वल टू साइन डाल दूँगा। अब इक्वल टू साइन डालने के बाद क्या होगा, मैं एक एक करके चीज़ क्वांटिटीज़ लेना स्टार्ट करूँगा। लेट्स से पहले मैं मेन और टाइम ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि जब भी मेरे पास कोई अमाउंट ऑफ वर्क है तो मेन और टाइम में रिलेशन कैसा होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ मेन बढ़ेंगे आपको जो लगने वाला टाइम है, जितना आपको काम करना पड़ेगा पर डे, वो भी कम होते चले जाएगा, राइट। तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। और मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी आपके पास इन्वर्स रिलेशन हो आपको उन दोनों क्वान्टिटीज़ को सेम साइड ऑफ इक्वल टू साइन के लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप m और t को साथ में लिख दोगे, सही है। m और t को आपने साथ में लिख दिया तो आप लिखोगे m1 t1 और दूसरे साइड में आप लिख दोगे m2 t2, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं थर्ड फैक्टर लाता हूँ, डेज़। अब डेज़ की अगेन मैं अगर बात करूँ तो मुझे फिर से बताना कि जितने नंबर ऑफ़ मेन मैं बढ़ाते जाऊँगा नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड मुझे कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। अगेन ऑफ कोर्स मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड कम लगेगा। तो अगेन मेन, नंबर ऑफ़ मेन जैसे बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड कम होते चले जाएंगे, सही है। उसी तरीके से आप टाइम के साथ भी डे का रिलेशन देख सकते हो कि जैसे जैसे आप पर डे ज़्यादा काम करोगे, है ना। लेट्स से अगर आप एक केस में 5 ही घंटे काम कर रहे हो, दूसरे केस में आप 8 घंटे काम कर रहे हो पर डे, तो जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ़ आवर्स पर डे बढ़ते चले जाएगा द नंबर ऑफ़ डेज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क जो है वो कम होते चले जाएगा, है ना। क्योंकि लेट्स से अगर 40 घंटे का कोई काम है, अगर आप एक दिन में 4 घंटे करोगे तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, अगर आप एक ही दिन में 10 घंटे करोगे तो आपको 4 ही दिन लगेंगे। तो अगेन इनके बीच का रिलेशन भी कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। और इन्वर्स रिलेशन के लिए अगेन ये सेम साइड पर आएंगे। तो जिस साइड में m है, जिस साइड में t है, उसी साइड में d आएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा d1 और यहाँ पे लिख दूँगा d2, सही है। और अब बात करते हैं वर्क की। अब इनमें से कोई भी फैक्टर ले लो,
जितने ज़्यादा मेन होंगे, जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे पर डे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ काम करोगे, आपको अमाउंट ऑफ वर्क उतना ज़्यादा करके मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेन, कितने आवर्स आपने, कितना टाइम पर डे आपने काम किया है और कितने दिनों तक काम किया है, ये सारी की सारी चीज़ों के साथ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ इन डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में आपको उनको इक्वल टू साइन के ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा, राइट। तो M1 T1 D1 के लिए जो वर्क होगा W1 वो लिखा जाएगा दूसरे साइड, और जो M2 T2 D2 के लिए वर्क डन होगा दैट इज़ W2 वो लिखा जाएगा पहले साइड, सही है। और ये मेरा बन जाएगा इस केस के लिए फॉर्मूला, और ये फार्मूला बन गया मेरा किस चीज़ का, चेन रूल का। तो दिस विल बिकम द फार्मूला फॉर चेन रूल फॉर दिस पर्टिकुलर सिनारियो। अब इसी तरीके से मैंने आपको ये जो, अब आप काफ़ी सारे वीडियोज़ है, काफ़ी सारी बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको ये फार्मूला डायरेक्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि दिस इज़ द फार्मूला विच यू विल यूज़ एवरी सिंगल टाइम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू चेन रूल। लेकिन आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने के पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आए कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। और ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार आपको हर क्वेश्चन में सिर्फ मेन, टाइम, डे और वर्क के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, राइट। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपको पैसों के ऊपर आ जाए, हो सकता है आपको वेजेस के ऊपर आ जाए, हो सकता है आपको नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स पे आ जाए, आपको किसी भी चीज़ पे सवाल आ सकता है। किसी भी चीज़ पे सवाल आने के लिए अगर आपको फार्मूला कैसे उस सिचुएशन के लिए बनाना है ये समझ में आ जाए तो आप लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको चेन रूल का फार्मूला तो बताऊं, लेकिन सिर्फ आपको बता के छोड़ ना दूं, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये फार्मूला हम बना कैसे रहे हैं। और एक बार ये फार्मूला बनाना आपको आ गया तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने भी गिवन सिनारियोज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अपना बना लो और उसको आप यूज़ कर लो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, इस वीडियो में पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बताया, जहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है वो समझाया। और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला NSQLL बताया है बेसिकली कि जब कभी आपके पास चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी वो हमेशा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड लिखी जाएगी, और अगर कोई भी चीज़ में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इक्वल टू साइन की सेम साइड पे लिखी जाएगी, राइट। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी बेसिस को यूज़ करके, इसी फंडामेंटल्स के बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आप कैसे फार्मूला बना सकते हो चेन रूल का फॉर अ गिवन सिनारियो। इस केस में मैंने एक सिनारियो लिया था जहाँ पे मैंने टॉयज़ का एग्जांपल लिया कि कितने लोग एक दिन में कितने घंटे काम करके, कितने दिनों तक काम करके कितने टॉयज़ बना सकते हैं। इस सिचुएशन में जो कुछ भी मेरे पास पैरामीटर्स थे M, T, D एंड W, उनको यूज़ करके मैं कैसे फॉर्मूला बना सकता हूँ चेन रूल का, ये मैंने आपको बताया। और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी भी सिनेरियो के लिए अपना खुद का फॉर्मूला बना के उसको यूज़ कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस की गई ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो ने थोड़ा भी आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड किया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना सो दैट उन लोगों की भी इस चीज़ में हेल्प हो सके। आप वीडियो को करेंगे सब्सक्राइब तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन चेन रूल, जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें जो अभी हमने सीखी है वो लगाएंगे। सो सी यू देयर एंड टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।